नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का दूसरा अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद। और भैया इससे पहले जो है मैंने आपको अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं ना वीडियो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो दूसरा अध्याय आप लोग का समाजवाद एवं साम्यवाद, इस अध्याय को, पूरे अध्याय को इसी वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। और भैया हम वेब सीरीज नहीं बनाते पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट कर करके, ठीक है। एक वीडियो में पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर इतिहास का किताब जब खोलते हैं ना तो हमको नींद आने लगता है। आज के बाद जो है ना नींद नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। और जब नींद और चैन खो जाता है ना इंसान का तो समझो उसको प्यार हो जाता है। तो आज जो है आपको इतिहास से भी प्यार हो जाएगा और ये पूरा अध्याय जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा अध्याय आप लोग का समाजवाद एवं साम्यवाद, इसमें जो है दो वर्गों के बारे में बातचीत करेंगे। कौन कौन सा वर्ग है वो? एक है पूंजीपति वर्ग, ठीक है, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग। और एक है श्रमिक वर्ग, ठीक है। एक कौन सा है? श्रमिक वर्ग। ये दोनों वर्ग के बारे में इस अध्याय में चर्चा किया गया। अब पूंजीपति वर्ग किसको कहेंगे? अमीर आदमी को, है कि नहीं जी। जो अमीर आदमी है उसको हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं। और जो गरीब आदमी है, देख रहे हैं ना, ये मजदूर लोग काम कर रहे हैं, ये मजदूर लोग दिन भर काम करेंगे ना तो शाम के उसके घर में खाना का जुगाड़ हो पाएगा। लेकिन पूंजीपति वर्ग का तो बातें छोड़ दीजिए, वो अपने जिंदगी में मस्त रहते, लेकिन जिंदगी से कोई खुश नहीं है। चाहे गरीब हो, गरीब जो रिक्शा वाला है ना वो सबसे ज्यादा खुश है। जो आज कमा रहा और रात में खाना है, मतलब दिन में कमा कर कोई इंसान शाम का उसके घर में खाना बनता है, दुनिया में उससे ज्यादा सुखी इंसान कोई नहीं है। ये जो पूंजीपति वर्ग जो लोग हैं, पैसे से इंसान खुशी नहीं खरीद सकता है, पैसे से इंसान जो है खुशी नहीं खरीद सकता है, चैन की नींद नहीं खरीद सकता है कि नहीं। दुनिया का हर चीज खरीद लीजिए लेकिन नींद खरीद के देख लीजिए, चैन खरीद के देख लीजिए, नहीं मिलेगा भैया पैसा से, ठीक है। सुख पैसे से नहीं मिलता है। सुख किस चीज से मिलता है? आप जब सही से नींद ले सकें। अब पूंजीपति वाला लोग जो रहते हैं उनको यहो डर रहता है, भाई हमारे घर में 2-4 करोड़ रुपया है, कहीं चुराने बार बार जाएगा, ड्रोल खोलेगा, देखेगा पैसा है कि नहीं है, ठीक है। तो भैया आज जो हम लोग अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, और इस अध्याय को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बस आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना और मजा आ जाएगा। ओके, आइए सबसे पहले समझिए समाजवाद एवं साम्यवाद कहते किसको है कि नहीं। देखो भाई, समाजवाद किसको कहते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं। उत्पादनों के सभी साधन पर सरकार का अधिकार हो, उसे समाजवाद कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत मजेदार चीज बता रहे हैं। देखिए समाजवाद किसको कहेंगे? उत्पादनों के सभी साधनों पर किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। अब मान लिया जाए सरकार हम लोग से क्या लेता है? टैक्स लेता है ना जी। अरे आप कोई चीज़ खरीदने जाइएगा ना तो टैक्स लिखा रहता है। हम एक बार गए थे लैपटॉप खरीदने के लिए, लैपटॉप था 40,000 का, ठीक है, नॉर्मल सी बात बता, 40,000, 12,000 जो है टैक्स से ले लिया। ये जो 12,000 टैक्स गया, ये कहाँ गया? सरकार के खाते में गया ना। तो सरकार हम लोग से टैक्स लेता और टैक्स लेकर वो लोग क्या करता है? विद्यालय का निर्माण करता है, स्कूल का निर्माण करता है, रेलगाड़ी में जो चीजों की जरूरत होती है उन चीजों को पूर्ति करता है कौन? सरकार। और जो सरकार का जिस पे अधिकार हो उस पे एक मानव का अधिकार होता है, हम लोग का अधिकार होता है। कहते किसको? सरकारी चीज है ना। गाँव में देखते होंगे सरकारी स्कूल पे है, सरकारी स्कूल हमरो अधिकार है सरकारी स्कूल पे। तो सरकार के चीजें जितने भी है, सरकार का जिस पे अधिकार हो उस पे नागरिक का अधिकार होता है। तो समाजवाद किसको कहेंगे? उत्पादनों के सभी साधनों पे किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। अब दूसरा पॉइंट आता है साम्यवाद। सेम उसी प्रकार है, ये भी मजा आएगा आपको सुनने में। अब देखो इसमें क्या होता है, ये शुरू कहां से हुआ था? रूस से। और रूस जो है भैया, ये रूस जो है याद रखिएगा दुनिया का
सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश है दुनिया का, सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, अब ये शुरुआत कहां से होता है? साम्यवाद का शुरुआत कहां से हो रहा है? रूस से। ये भी समाजवाद के तरह होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें लोगों को योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है और वेतन दिया जाता है। नहीं समझे? अब भैया एगो बात बताइए, हम हैं शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, हमको लेबर वाला काम देगा तो होगा? नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा कर लेंगे, लेकिन पूर्णतः हम नहीं कर पाएंगे। और ट्रैक्टर चलाने के लिए दे दिया जाए तो हम कर पाएंगे? नहीं। तो जो जिस योग्य होते हैं, जिसकी जो योग्यता होती है, उसके अनुसार कार्य दिया जाता। अब मान लिया जाए हमारा औकात नहीं है हवाई जहाज चलाने का, भैया हम तो रेलगाड़ी नहीं चलाए तो हवाई जहाज कहाँ से चलाएंगे? अब हमको दे दिया तो हम अपने घड़वे पे उतार देंगे, है कि नहीं? ये चीजें होती है। तो ये जो साम्यवाद था, साम्यवाद, ये बहुत अच्छा चीज था। इसमें जो है लोगों को योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता था तथा पद और योग्यता के अनुसार वेतन दिया जाता था। पद कैसे हो गया? बिहार पुलिस का वेतन है 40,000 या 35 से 40,000 है, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, ठीक है, वो है। और दरोगा साहब का 70,000। तो यहां पे ये चीजें सही लगा कि भैया जो जिस योग्यता के लायक है, जिसका जिस तरह का काम है, उसको उस योग्यता के अनुसार कार्य भी दिया जाए और उस योग्यता के अनुसार पैसा भी दिया जाए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो समाजवाद था और साम्यवाद था। समझ गए कि नहीं समझे? एकदम बिल्कुल। आइए अब देखो भैया, गरीब आदमी और अमीर आदमी में थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। जो अमीर आदमी होता है ना, जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, जिसे हम अमीर आदमी कहते हैं, वो दिन भर मजदूर से काम करवाता है। पहले की घटना बता रहा, अभी नहीं, थोड़ा सा पहले चले जाइए, टेंशन क्या ले रहे हैं। पूंजीपति वर्ग के लोग जो थे एकदम टाई चश्मा बेल्ट लगैले रहते हैं एकदम पूरा, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में देख रहे कितना बबुआनी से। अब ई बेचारा जो मजदूर है, जो पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, वो मजदूरी करके दिन भर मजदूरी करता था, ओकर बाद हेना करके गमछा आगे में हेना करके रखेगा, हेना करके, माई बाप आज का दिहाड़ी दे दीजिए ना। इस तरह से होता है, अभी भी होता है कहीं कहीं, ठीक ना। मजदूर को है कल आना ले जाना रुपया, परसों आना ले जाना रुपया, इस तरह से किया जाता है मजदूरों के साथ। और याद रखिएगा, हमेशा दबाया जाता है गरीब को, हमेशा। अमीर आदमी किसको दबाएगा? गरीबे आदमी को दिखाएगा। और एक चीज का है भूल जाता अमीर लोग, अगर गरीब लोग नहीं होता तो फिर अमीर लोग कहां से बनेगा? संभव है जी? अब ये देखिए, टाई बेल्ट जो चश्मा लगैले है, इनके पास माने कि पैसा है, माने कि इनके पास बहुत सारा पैसा ही कर लेंगे, लेकिन एक फैक्ट्री में अगर ये मजदूर लोग काम करने के लिए नहीं जाएगा तो इनका फैक्ट्री चलेगा? फिर इनका औकात अपने पता चल जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब देखो, यहाँ पे एक दो लाइन है जो मुझे दिल से सही बता रहे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने इस चीज को अपने जीवन में कभी ना कभी देखा होगा कि अमीर के घर पर बैठा कौवा भी लोगों को लगता है मोर है। अमीर घर पे जाइएगा, कुत्ता लगा, अरे बाप रे 2-4 लाख का होगा कुत्ता, लेकिन सबको क्या लगता है? अमीर के घर पर बैठा कौवा सबको मोर लगता है, और गरीब का बच्चा, भूखा बच्चा, सबको चोर लगता है। साला कहीं चोर तो नहीं आ गया? फटा उटा कपड़ा पहने आदमी को हर इंसान जज कर लेते हैं कि वो चोर होंगे, लेकिन उनकी मजबूरी होती है। और एक बात याद रखना मेरे भाई, जो सड़क पे कहते हैं ना कि मुझे जिंदगी में बहुत कष्ट है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम ये कर लेते वो कर लेते, उस इंसान को ले जाना जिसके पास घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। अगर आपको पहनने का कपड़ा आपके पिताजी माताजी जो भी हैं दे रहे हैं ना, तो उस चीज का सदुपयोग कीजिए, नहीं तो जिंदगी में बहुत बड़ा दुख होगा। अभी जो आपके माता पिता जो हैं आपको पैसा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, ताकि बेटा बेटी जो है पढ़ाई करे, अच्छी शिक्षा ले सके, ठीक है, तब फिर भी कहते हैं हमको बहुत कष्ट है। अरे माँ बाप का वो फर्ज है, वो माँ बाप अपनी फर्ज को अदा कर रहे हैं, और आपका भी फर्ज बनता है एक दिन अभी आप उनके नाम से जाने जाते हैं कि फलनामा का बेटा है, ठीक है, कल वैसा वक्त ला के दिखा दीजिए कि कहेगा कि रमेशवा के पिताजी हैं, ठीक है, ऐसा वक्त ला के दिखा दीजिए। तो ये होती है। ओके, पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता है भाई पढ़ रहे किताबी भाषा, नहीं, सामाजिक भाषा भी समाज में जो चल रहा वो सद्गुणता लाइए अपने अंदर। आजकल देखा जाए तो बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ पे बेटा डीएम बन जाता है, एसपी बन जाता है, माँ बाप को कहता है हम नहीं, हमारे घर हम नहीं पहचानते, अपना जिंदगी अलग बसा लेते हैं।
ठीक है, चलो उस भावना में अगर खो जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। आइए हम थोड़ा सा समझते हैं पूंजीपति वर्ग के बारे में, ठीक है, काहे कि हम ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, देखो पूंजीवाद उत्पादनों के सभी अधिकार पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो उसे पूंजीवाद कहते हैं। और अभी अपने भारत में पूर्णतः ये पूंजीवाद जो है लागू नहीं हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है कि धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखो कोई, हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आएंगे, ठीक है, और कुछ बच्चे इस चीज़ को अपने वे में मत लेना, थोड़ा समझ लेना। कुछ लोगों का कहना है ना, हम किसी नेता और राजनेता को सपोर्ट नहीं करते, कुछ लोग अभी जो चल रहा है कि रेलवे बिक गया, रेलवे बिक गया, सड़क बिक गया, ठीक है, अभी अपने भारत देश में, ठीक है, रेलवे बिक गया, सड़क बिक गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बिक रहा है, अस्पताल बिक रहा है। जो बिक रहा है ना, उसके पीछे रीज़न है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो आपका सही से काम नहीं करता है। जाइएगा सर, कर दीजिए, आना 2-4 दिन बाद करेंगे, ये चीज़ें हो रही है। सरकारी चीज़ें जितनी भी, रेलवे स्टेशन जाइए बहुत गंदा देखने को मिलेगा, ट्रेन में जाइए बहुत गंदा देखने को मिलेगा, वही मेट्रो में जाइए तो एक रत्ती भी थोड़ा सा आपको गर्दा उर्दा कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्राइवेट चीज़ें हैं। तो पूंजीवाद में जो है एक निजी व्यक्ति, किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया जाता है कि भैया इसको, इसका संचालन कीजिए। इसका कुछ अच्छाई भी है, कुछ खराबी भी है। अब अच्छाई ये है कि आपको स्वच्छता देखने को मिलेगा, सड़क सही से निर्माण मिलेगा, लेकिन एक चीज़ क्या हो जाता है, वहाँ पे मार खा जाता है। जो उसमें मान लिया एक हम कमी बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, एक कमी हो जाता है, वो अपने अनुसार काम करेंगे। ये जो है अगर प्राइवेट चीज़ों को दे दिया जाए, जैसे बिजली बिक गई, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, जैसे बिजली हम लोग का जो है बिहार में, बिहार की बात करें, बिजली बिक गई है, बिजली जो है अब एक निजी कंपनी को दे दिया गया। अब बिजली दे दिया, अब इसका मन होगा कि हम 8 रुपया यूनिट अभी चल रहा, 8 से हम 12 रुपया कर देंगे, तो आप कुछ कर लीजिएगा? नहीं कीजिएगा, संभव ही नहीं। तो ये अपने अनुसार काम करेंगे, किसको नौकरी देना है नहीं देना, ये जहाँ अच्छाई है वहाँ कहीं ना कहीं खराबी भी है। ओके, तो ये जो शुरुआत हुआ था रूस में 18वीं शताब्दी से ये शुरुआत हुआ था। औद्योगिकरण का बड़े पैमाने पर स्थापना होने लगा। ये पूंजीवाद आप लोग को समझाते हैं। औद्योगिकरण का बड़े पैमाने पर स्थापना होने लगा। औद्योगिकरण का मतलब हुआ कि उद्योग वगैरह में जो है पहले लोग हाथों से काम करते थे तो मजदूरी भी मिल जाता था, लेकिन अब औद्योगिकरण में जो नया युग आया उसमें क्या हुआ, वहाँ पे मशीन वगैरह चलने लगा। अब सिलाई के लिए पहले सुइए से कपड़ा सी लिया जाता था, अब मशीन में देते हैं, गड़गड़ा के 2 मिनट में निकल जाता है। जहां मशीन जो है, सीधी सी बात समझिए मशीन जो है 100 आदमी का काम अकेला कर देगा, तो अब यहाँ पे जो है 100 आदमी तो बेरोजगार हो जाएगा। तो ये पूंजीवाद की जो शुरुआत हुई थी रूस से हुई थी और 18वीं शताब्दी से शुरुआत हुई थी, और औद्योगिकरण का बड़े पैमाने पर स्थापना होने लगा और नए नए मशीनें लाई गई। इनमें पूंजीपति के लोग कारखानों में श्रमिक वर्ग के लोग को कार्य करवाता था थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। इसमें जो था पूंजीपति के लोग जो थे कारखाना में जो श्रमिक लोग को काम करवाते थे कि नहीं करवाते थे। अब देखो ऐसा नहीं कि मशीन आ गया तो लोग काम नहीं करेंगे, कुछ लोग काम करेंगे, लेकिन पहले ज्यादा करते थे, है कि नहीं, करवाते थे, ठीक है। और श्रमिकों का शोषण करता था, श्रमिकों का क्या करता था, शोषण करता था। 8 घंटे की काम होनी चाहिए, 6 घंटे की काम होनी चाहिए नॉर्मली, उसे 12 घंटे काम करवाते थे और पैसा समय पे नहीं देते थे और जबरदस्ती काम करना पड़ता था, लोगों की मजबूरी थी। समय से अधिक कार्य करवाता था और पैसा नहीं दिया जाता था। श्रमिक वर्ग के लोग आवाज उठाया और संगठन बनाया कि भैया हम कितने दिन दबा रहे हैं। एक चीज याद रखना, गरीबों को अगर दबाओगे, जिस दिन गरीब अपने दिमाग से खिसक गया ना तो फिर सबका निहाल कर देगा, समझे कि नहीं। तो पूंजी वर्ग के जो लोग थे, पूंजीपति वर्ग के लोगों के खिलाफ एक विरोध किया कि भैया अब हम इससे नहीं रह पाएंगे, अब हमें इसका विरोध करना होगा, है कि नहीं। चलिए, तो यो विरोध करने के लिए सबसे पहले जो यूरोपियन समाजवादी, ठीक है, यूटोपियन समाजवादी बोला जाता है, इसको जो है स्वप्रदर्शी भी बोला जाता है, ठीक है, स्वप्रदर्शी,
ठीक है। सबसे पहले यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना मेरे भाई। ठीक है, आप इस वीडियो को ना इस तरह देखो, मतलब कि फिल्म जैसे देख रहे हैं, आपको हम थोड़ा सा भी बोर होने नहीं देंगे मेरे भाई। और भैया वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो कमेंट किया करो, मज़ा नहीं आता, दिल से बुरा लगता है। ओके, आ जाओ। प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, यही भाई साहब थे। प्रणाम भैया, और सब ठीक है भौजैया ना? चलो ओके, आ जाओ। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। ये जो था फ्रांस के रहने वाले थे। लगभग ज़्यादातर जो यूटोपियन समाजवादी विचारक आया था वो फ्रांस के ही था। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? मैंने आप लोग को बताया था उस अध्याय में। किन किन बच्चों को याद है बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाए, संगठित किया जाए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्राकृतिक का दोहन करें। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। ऐसे पूंजीवादी लोग में मैंने अब पूंजीवादी मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था। इसमें क्या होता था, श्रमिक लोग के साथ जो है अन्याय होता था, उस पे पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे उसके साथ अत्याचार करते थे, मारते थे, पीटते थे, काम करवा के पैसा नहीं देते थे। तो यहाँ के जो लोग थे यहाँ के जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, पूंजीपति वर्ग लोग का जो है खिलाफ विरोध करने लगा। ठीक है, तो ये विरोध करने के लिए ये जो है यूटोपियन समाजवादी आए और उसने मजदूरों को इस चीज़ की जानकारी दिए और उसने उसको भी समझाने की भी कोशिश किया भैया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। ओके, आई होप आप यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन के बारे में समझ गए होंगे। आइए एक और है यहाँ पे यूटोपियन समाजवादी लार्स फूरिये। यह आधुनिक यह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। ये जो थे बेचारा बहुत अच्छे आदमी थे। देख रहे हैं ना कितने, दादाजी प्रणाम। ठीक है, चलो हम प्रणाम कर लिए। अब देखो ये जो यूटोपियन समाजवादी चार्ल्स फूरिये था, ये जो औद्योगिकरण हो रहा था उसका ये विरोध करते थे कि इनको ये लगता था कि भैया मजदूर लोग कहाँ जाएंगे, जहाँ पे नई नई मशीनें लगेंगी, नई नई तकनीकें लगेंगे तो मजदूर लोग को तो दिक्कत होगा ना। तो ये जो है औद्योगिकरण का बहुत बड़ा विरोधी था। ठीक है, और इसका कहना था कि श्रमिकों को छोटे नगर कस्बों में काम करना चाहिए तथा किसानों के लिए इसने प्लांट्स बनाया। क्या बनाया? प्लांट्स बनाया, ताकि वहां पे जो किसान लोग हैं वो काम कर सके सही ढंगों से। ये प्लांट्स बनाया था और इसकी योजना रखी, परंतु यह जो है असफल रह गया। यह जो है सफल नहीं हुआ। समझ में आया? ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं ना। एक और है लुई बला। ठीक है, यूटोपियन समाजवादी लुई बला। तो लुई बला जो थे फ्रांस के राजनेता एवं इतिहासकारक थे। राजनेता मतलब समझते हैं ना, नेता समझते हैं ना जी। उसके इतिहासकारक मतलब जो पिछले चीज़ों को आपको याद दिलाए उसे ही इतिहासकारक कहते हैं। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ हमारे समय का घटना था ना, तो आपके समय का घटना है। ठीक है, ये बहुत पहले चीज़ जो हुआ था, रूस की ये कहानी चल रही है ना। बोल्शेविक क्रांति को रूस क्रांति कहा जाता है, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रूस की जो क्रांति वगैरह थी, इनके बारे में हम लोग को याद दिलाता है किस प्रकार से पहले का समाज था। ओके, चलिए। समाजवाद के समर्थक तथा सुधारों के पक्षधर थे और ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने के लिए इन्होंने सहकारी संस्थाओं का निर्माण करवाने का सुझाव दिया, क्योंकि ये नेता में थे। दर्शन उदारवादी चिंतकों के विपरीत लुई बला, यहाँ ब्लॉक लिखा गया है, बला याद रखने। ठीक है, लुई बला राज्य की शक्ति में विस्तार चाहता था ताकि श्रमिकों के हितों में सुरक्षा हो सके। तो ये जो व्यक्ति थे ये नेता के तरह सोचते थे, इतिहासकारक भी थे ना। तो ये चाहते थे ये समाजवाद के समर्थक थे तथा सुधारों के पक्षधर
ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने के लिए इन्होंने सहकारी संस्थाओं का निर्माण का सुझाव दिया कि भैया सहकारी संस्थाओं खोला जाए ताकि वहाँ पे जो है मजदूर लोग काम करे और उस चीज़ जहाँ कोई मान लिया जाए। इसने एक ऐसे उद्योग करने के लिए बोला कि वहाँ पे एक उद्योग टाइप का कुछ खोला जाए जहाँ पे श्रमिक लोग, अच्छे गरीब लोग जो है अच्छी तरह से काम कर सके। ठीक है, इस तरह से इस चीज़ को समझना है तो सुझाव दिया। और उदारवादी चिंतकों के विपरीत लुई वाला राज्य की शक्ति में विस्तार करना चाहता था। अगर राज्य में जो है कुछ ना कुछ ना, अपने बिहार में कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, छोटा मोटा है, ठीक है, अगर बिहार में अगर कोई 2-4 फैक्ट्री आ जाए तो बिहार के लोग जाएंगे दिल्ली कमाने। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के लोग हमें हीन भावनाओं से देखते हैं, यू आर बिहारी, मार देंगे गमछा से कि ऐसे बोला तो राज्य की शक्ति में विस्तार करना चाहता था ताकि राज्य अगर मजबूत रहा, राज्य का आर्थिक स्थिति सही रहा तो श्रमिकों के हितों में सुरक्षा हो सके। ये चाहते थे कौन? यूटोपियन समाजवादी लुई वाला। चलिए, जय श्री राम। आगे आते हैं। अब आते हैं रॉबर्ट ओवन। ये थे रॉबर्ट ओवन, ये ठीक है, दिख रहा ना भैया। चलो चलिए आपके बारे में भी चर्चा करते हैं। रॉबर्ट ओवन जो था यह एक ब्रिटिश उद्योगपति था। इसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना किया और उसने सभी श्रमिकों को अच्छी सुविधाएं प्रदान की और देखा कि मुनाफा जो है कम होने के वजह अधिक होने लगा। अब इसके बारे में अच्छी तरह से हमें बताते हैं, आप लोग को समझिएगा। रॉबर्ट ओवन जो था ये क्या था भैया? ये ब्रिटिश उद्योगपति था और ये स्कॉटलैंड। जैसे इसने यहाँ पे आया तो लोगों को जो है बोला भैया हम आपके लिए जो है स्कॉटलैंड के एक न्यू लुनार्क नामक पे इसने एक स्थान था जहाँ पे इसने फैक्ट्री स्थापित किया। और एक बात याद रखना है, जो आप किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर काम करवा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसको इज्जत करते हो ना तो आपको और वो ऊपर लेके जाएंगे। गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। जो गरीब लोग थे, जो किसान वर्ग के लोग थे, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे ना, इनको इसने अपने फैक्ट्री में काम दिया और लोगों को अच्छी सुविधा देने लगा। अब लोग को जब अच्छी सुविधा देने लगा तो बोला भैया ये बहुत बड़ा हमारे लिए भगवान है, हम इसके हित के लिए काम करेंगे। लोग मन लगाकर काम किया और इसे, और जो लोगों इस पे जो है बहुत सारा उंगली उठा था ये रॉबर्ट ओवन पे, लेकिन लोग बोला बकलेल है तो सुविधा दे रहा है गरीब लोग के, बड़ा दिक्कत होगा इनको। लेकिन इनको जो है घाटा लगने के वजह जो है मुनाफा अधिक होने लगा। आई होप आप लोग इसके बारे में समझ गए, यूटोपियन समाजवादी रॉबर्ट ओवन। ओके, आइए अब आते हैं हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में। इनकी कहानी समझना बहुत जरूरी है इस अध्याय में, ठीक है। ये है बाबा कार्ल मार्क्स, जय हो। चलिए, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब? 1818 में, और मृत्यु कब? 1883 में। इधर देखा जाए तो 2 साल, इधर 20, उधर हो गया 62 साल जिया था ना जी। चलिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म है 5 मई 1818 ईस्वी में और 13 अप्रैल, याद रखिएगा कोई चीज़ और आ जाता है, इस तरह का अंक जब भी देखते हैं ना आ जाता। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद होगा आप लोग को, ठीक है। 5 मई 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ और ये जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर नगर में, ठीक है, ट्रियर नगर में, ठीक है, ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था इनका जन्म। और कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स का पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, और ये जो था एक प्रसिद्ध वकील थे कार्ल मार्क्स के पिता, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया, इनके पिताजी, ठीक है। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की इसने, ठीक है। और परंतु 1836 में ये बर्लिन विश्वविद्यालय चले गया, ठीक है। ये चीज समझ में आया जी, कार्ल मार्क्स के बारे में समझाना था। अब इसी चीज को देखते हैं, फिर से समझ लीजिए एक बार और क्या दिक्कत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में क्लियर हुआ, ठीक है। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत टियरी नगर में हुआ था। ओके, और भैया PDF जिनको नहीं मिला है ना तो वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ले लिया कीजिए, ठीक है। ओके
एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का पिता क्या था? वकील था, एक प्रसिद्ध वकील था, अच्छे, हेनरिक मार्क्स, ठीक है। और इसका ये यहूदी परिवार में जन्म लिया था। बाद में इसने क्या किया? ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेता है। और इसका मार्क्स का जो बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद ये जो 1836 ईस्वी में जो है कहाँ चलाते हैं? बर्लिन विश्वविद्यालय चले आते हैं। अब इसके बाद आगे की कहानी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स जहां उसके जीवन का एक नया मोड़ मिला, वहां जो है कार्ल मार्क्स का जो है जीवन का एक नया मोड़ मिला, ठीक है। अब यहाँ पे ये विद्यालय की शिक्षा ले ही रहे थे, विश्वविद्यालय की शिक्षा ले लिए, सारा चीज़ हो गया। इंसान कहते हैं ना, जब सक्सेस हो जाओ ना तो हजारों लड़कियां आप पे मरेगी, और अनसक्सेस पे तो बकलील बनाया जाता, लव होता है, ठीक है। बेरोजगारी में प्यार हो सकता है, बेरोजगारी में प्यार हो सकता है, लेकिन जब आप सफल हो जाइएगा तो आपका विवाह हो सकता है, ठीक है। बात बहुत बड़ा है, समझिएगा तो, ठीक है। जहां उसके जीवन में एक नया मोड़ लिया, समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। 1843 में उन्होंने बचपन की मित्र थी जैनी, ठीक है, ये जो है ये इनकी मित्र थी जैनी, और एक रात दोनों में जब कॉलेज लाइफ में आया तो दोनों में लव हो गया, ठीक है। लव हुआ तो इसने क्या किया? जैनी, इसका पत्नी का नाम जैनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से हुआ, और इसकी जो है मित्रता की अगर बात किया जाए, प्रश्न पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स का गहरी मित्रता किससे था, तो याद रखना है फ्रेडरिक एंगल्स से, ठीक है। और किताब में एंगल्स ज्यादातर देखने को मिलेगा, इसका नाम पूरा नाम था फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक, जिससे जीवन भर की गहरी मित्रता बनी, ठीक है। मार्क्स जो है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना किया। दास कैपिटल पुस्तक का रचना किसने किया? मार्क्स ने किया, कार्ल मार्क्स ने किया। कब किया था? 1867 में किया था, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। प्रश्न यहाँ पे 2-3 तरह से पूछा जाएगा, ध्यान देने मेरे भाई, कि दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना किसने किया? मार्क्स ने किया। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किस ईस्वी में हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1867 में हुआ था। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ओके, समझ में आया? आइए आगे की कहानी समझाते हैं। अब देखो, मार्क्स जब आया उसने सिद्धांत देने लगा। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिया। अब किसके लिए सिद्धांत दिया? जब यहाँ पे कौन लड़ रहा था? पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में लड़ाई हो रहा था। काम हो रहा था, रूस में हो रहा था इस चीज को। तो अब जो है यहाँ पे आते हैं ये कार्ल मार्क्स साहब, और ये कहते हैं पहला, और ये जो है ना, ये जो मैं आपको 5 सिद्धांत बता रहा हूँ, कहीं पे आप पढ़े होंगे तो इसके बारे में आज तक कोई नहीं समझाया है, ठीक है। द्वैत्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वैत्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या होता है? अगर एक लाइन में कहें तो अगर आप हमको 1 थप्पड़ देते हैं ना, तो हम आपको 1 थप्पड़ दें, समझे? द्वैत्मक मतलब दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, समझ में आया? ये जो थे वहां के लोगों को द्वैत्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। बोला आपके साथ जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, अगर अत्याचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप उसके साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसने फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, और वर्ग संघर्ष जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे और जो वर्गहीन लोग थे, सॉरी जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, उनको जो है ये बोला गया कि भैया जिसका जो कि जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको वेतन दिया करो, ठीक है। इस चीज की भी उसने अपने सिद्धांत में रखा। और इतिहास के भौतिकवादी व्यवस्था, और वो इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से आप लोग पे पूंजीपति वर्ग का जो लोग था, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, जो आपको सताया, अत्याचार किया वहां के राजा, अभी तो राजा के बारे में हम घुसे नहीं घुसे हैं, तो रूस का जो सम्राट, रूस के सम्राट को क्या बोला जाता था? जार बोला जाता था, ठीक है। रूस के सम्राट को क्या बोला जाता है? जार बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, नहीं प्रॉब्लम है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए, ये जो है इतिहास का मतलब हुआ बीते हुए चीजों को याद दिलाना। इतिहास ये जो उनके साथ जो शोषण हुआ था, उन सभी चीजों को ये याद दिलाता था, ताकि उसके अंदर आक्रोश आए और उसके विरोध में सभी खड़ा हो जाए, ठीक है। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसका ये कहना था कि भैया अगर आप हमसे काम करवा रहे हैं
तो उनका भी पैसा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ओवर टाइम काम करें तो उनका भी पैसा दीजिए। तो ये मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी दिया था और राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना किया था। राज्यहीन एवं वर्गहीन, ठीक है, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज, जो कम जाति के लोग थे, ठीक है, जो कम जाति, पूंजीपति लोग बहुत कम थे, और लेकिन राज्यहीन और वर्गहीन, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे वो बहुत ही कम थे, और राज्य में जो ज़्यादातर लोग थे वो किसान लोग थे, श्रमिक वर्ग के लोग थे। एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में अगर देखा जाए, ध्यान से समझना मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, भारत में एक चीज़ गौर कीजिए, भारत को जो गुलाम किया था उससे पहले यहाँ पे मुगलों का शासन था, और मुगल का शासन के बाद आया अंग्रेज का शासन, और अंग्रेज लोग जो थे मुट्ठी भर थे। मुट्ठी भर का मतलब समझते हैं, हम जिसे गिन सकते हैं उसे मुट्ठी भर लोग कहते हैं। तो उतने लोग थे, और पूरे भारत पे 100 वर्ष से जो राज कर लिया। कैसे कर लिया? तो यहाँ पे जो हमारे समाज में है बहुत सारी गंदगियाँ हैं, है ना, इस चीज़ को जानते हैं। अपने गांव और समाज में देखिएगा, कुछ प्रतिष्ठित आदमी आएगा, अगर रोड का निर्माण हो रहा है तो उसमें बहकावा कर, नहीं रोड नहीं देंगे बनने के लिए, वो 5,000 रुपया, 10,000 या 1,00,000 रुपया लेगा, फिर रोड बनेगा, कमजोर बना देगा ठेकेदार, की कीजिएगा। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो ये राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना किया था कौन? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार। आइए इसके बारे में और समझते हैं। कार्ल मार्क्स अभी खत्म नहीं हुआ। देखो, कार्ल मार्क्स जो है लंदन गया भैया, लंदन गया 1800, किधर है भाई, हाँ, लंदन गया था 1864 में, और ये जो है 1864 में ही अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था, जिसे प्रथम इंटरनेशनल, ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना आप बोल सकते हैं। और इस सम्मेलन में नारा दिया था इसने, कौन? कार्ल मार्क्स ने। नारा बहुत गजब की चीज है, समझना मेरे भाई। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। काम करोगे तो फल मिलेगा, और फल नहीं, काम ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। तो एक चीज सुन रहे थे हम कहीं पे रील्स वगैरह में, कहता मेहनत करो, ठीक है, काम करो, फल की टेंशन मत लो, हम फल तो बाजार से भी ले आएंगे, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आपको, आप बच्चे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये चीज़ समझाते हैं। देखो, अधिकार, अगर आपको अधिकार के बिना कोई कर्तव्य नहीं कर सकता है, और कर्तव्य के बिना कोई अधिकार नहीं होता। इसने वहीं पे नारा दिया, कहाँ पे? लंदन में। अब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में किया था, और ये कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था? 14 जुलाई 1889 में पेरिस में किया था। कहाँ पे? पेरिस में। पहला लंदन में, पहला लंदन, दूसरा पेरिस, दूसरा कहाँ किया था? पेरिस में किया था। और इस सम्मेलन हुआ था, यहाँ सम्मेलन हुआ था जिसमें 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहा जाता है, ठीक है। ऐसे अगर पूछ ले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय तो 1864 में, द्वितीय अगर पूछ ले 14 जुलाई 1889 में, ठीक है, किया था। और कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। पूछा जाता है 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूर को एक बुलाया जाता है, ठीक है, हड़ताल और प्रदर्शन किया था, ठीक है। 1 मई 1890 के सारे यूरोप और अमेरिका के लाखों मजदूर हड़ताल और प्रदर्शन किया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो यूरोप के बारे में हम आपको पढ़ाए थे, यूरोप में राष्ट्रवाद, और यूरोप के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है, बहुत सारे देश आते हैं। उसी में कौन है? रूस भी है। लेकिन रूस में क्या होता है, रूस जो है, रूस की कहानी कुछ इस प्रकार है, ठीक है, समझ लीजिए। रूस जो है बीच में है, इधर कौन है? इधर है एशिया महादेश, और इधर है यूरोप महादेश, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और ये जो है दोनों महादेश, ये क्या है? महादेश, ठीक है। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, जिसके अंतर्गत क्या आता है? भारत भी आता है। क्या आता है? भारत आता है। यूरोप क्या है? महादेश है, इसके अंतर्गत 44 देश आता है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत कितना? 44 देश आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार। और एशिया के अंतर्गत 48 देश आता है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ठीक। तो ये जो है कभी कहता है मेरा है, कभी कहता है मेरा है, एशिया वाला कहता है मेरा है, और यूरोप वाला कहता है मेरा है। ये जो खुद इसको पता नहीं कि हम किन का है, ठीक है।
तो 1 मई 1890 में कुछ ऐसा होता है कि यूरोप और अमेरिका के लाखों मजदूर जो हड़ताल करने लगता है कि भैया अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम इस श्रमिक का पूंजीपति लोग का कपाड़ फोड़ेंगे। तो उसी दिन से, इस प्रदर्शन के बाद से 1 मई को हम लोग क्या बनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस पे विचार विमर्श किया गया। कार्ल मार्क्स बोला रुको भैया समझाते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं। कहते हैं जो आज आपसे जलते हैं ना, कल आपके साथ आएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बस वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्त, वक्त ना कभी बदल जाएगा। अब जो है यहां से जो है क्रांति का लहर उठने लगा और 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ। बोल्शेविक क्रांति का मुख्य कारण क्या था? बोल्शेविक क्रांति को कहा जाता है रूस क्रांति। याद रखना, कभी बोल्शेविक क्रांति पूछे या रूस क्रांति पूछे, दोनों में 1917 में हुआ था। और बोल्शेविक क्रांति का जो मुख्य कारण क्या था समझिएगा। बोल्शेविक में जो था, ये यहाँ पे जार लगा दीजिए, ठीक, जार। अब यहाँ से जो कहानी है ना, बहुत मजा आएगा, एकदम समझ में आ रहा है ना? आई वीडियो को लाइक करना। ठीक है, देखो, जार निकोलस द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय नहीं लिखा हुआ, समझ लीजिए। जार निकोलस द्वितीय का शासन था कहाँ पे? रूस में। और रूस के सम्राट को क्या बोला जाता है? जार बोला जाता है। और बोल्शेविक क्रांति का कारण जो था निकोलस द्वितीय की निरंकुशता था। ठीक है, और ये स्वेच्छाचारी शासन था, ये एकदम खटर पटर वाला काम कर देता हमेशा। और इनके जिंदगी में एक ऐसा मुहिम आया कि पूछिए मत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो जार निकोलस द्वितीय था, ये निरंकुशवाद था, ये अपने प्रजा के साथ जो है बहुत ज्यादा अत्याचार वाला काम करता था। मतलब इनको महल से फुर्सत ही नहीं होता था, अपने कामकाज से फुर्सत ही नहीं होता। इनका सूतना बैठना जो है पूंजीपति वर्ग के लोग से था। किससे था? पूंजीपति वर्ग के लोग से था। और यहाँ पे जो गरीब लोग, जो श्रमिक लोग थे, इन पे इनका कभी ध्यान ही नहीं जाता था। किनका? जार निकोलस द्वितीय का। तो ये जो है स्वेच्छाचारी शासन था। निकोलस के शासन के समय उसकी जनता को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि निकोलस जो है चाहता ही नहीं था कि उसकी जनता को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिला। अगर हम बोलते हैं ना तो बहुत आदमी को लगता है मेरा बात, ठीक है, अरे सरकार ही नहीं चाहता कि आप पढ़ें, इसलिए बड़ा बड़ा चीज लाएगा, कभी कुछ कर देता है। पढ़ाई व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को इतना खराब कर देता है कि पूछिए मत। अगर सरकार ये हो ना जानता है, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप अपना अधिकार मांगिएगा, तो भैया हम कहाँ से देंगे? ये चीजें होता है। और ये जो है श्रमिक लोग, जो किसान वर्ग के लोग थे, इनको कोई अधिकार नहीं देता था, किसी भी प्रकार का अधिकार। और ये क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार का इसको अधिकार ना मिले। वो अपनी जनता पर अधिकार सिर्फ करना जानता था और अत्याचारी राजा था। ठीक है, यही वजह से जो है रूस में बोल्शेविक क्रांति का उदय हुआ। अब इनके साथ जो है यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति का उदय का मुख्य कारण आप लोग समझ गए कि वहाँ के राजा अत्याचारी थे। ठीक है, वो किसी भी प्रकार के वहाँ के जनता को जो था अधिकार नहीं देता था। ये चाहते थे हमेशा, ये जार निकोलस द्वितीय, कि भैया तुम लोग कमाओ, हम खाएंगे। जो काम करते थे श्रमिक लोग, उससे कर लेता था। मतलब आप 5 किलो अनाज उठाए, 2 किलो उनको राजा यहाँ पहुंचाना है। घर में बैठे बैठे राजगिरी होता था। तो उस समय जो था राजा जो था, उस समय राजा का ही बेटा राजा बनता था, हमेशा का वो परंपरा चलते आ रहा था। जैसे मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाया था। ठीक है, यही वजह था कि बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ठीक है, अब बोल्शेविक क्रांति का मुख्य कारण और भी है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति जो था खराब था। अब वहाँ जहाँ का राजा ही खराब रहेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो थे लोग भी कुछ उच्च वर्ग के थे, कुछ निम्न वर्ग के लोग थे, कुछ श्रमिक वर्ग के लोग थे, कुछ मध्यम वर्ग के लोग थे। लोगों में सामाजिक भिन्नताएं थी। अब लोग में अगर एकता ना हो तो फिर मारपीट संभव है कि नहीं? तो दिक्कतें होती थी। बोल्शेविक क्रांति का एक कारण रूस के सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो था खराब था। और रूस में उच्च वर्ग के लोग सारे जो उच्च वर्ग के लोग थे सभी अधिकार उनको प्राप्त था, लेकिन निम्न वर्ग के लोग को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। निम्न वर्ग के लोग को की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो रहा। इनका स्थिति में ना ही बोल्शेविक क्रांति को जन्म दिया। इनकी अब बात समझ में आया? ये चीज नहीं समझ, मेरे बात को समझिए।
तो बोल्शेविक क्रांति मैंने बताया कि सामाजिक मतलब समाज जो था भिन्न भिन्न अंगों में बटा हुआ था, अलग अलग भागों में बटा हुआ था। जैसे हो गया उच्च वर्ग जिसको पूंजीपति वर्ग बोलिए, अमीर आदमी, और एक होता है निम्न वर्ग, ठीक है, निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग के लोग जो थे, संख्या तो ज़्यादा थी इनकी संख्या ज़्यादा था, लेकिन इनको जो है किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था इसके पास, ठीक है। और आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गया कि पूछिए मत, टैक्स कर वगैरह वगैरह के चक्कर में कर इतना स्थिति हो। तो ये भी एक कारण था बोल्शेविक क्रांति को जन्म देने का। ओके, आइए अब हम लोग 1917 के बोल्शेविक क्रांति का और भी कुछ कारण को जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध मैंने आपको 2-3 पढ़ा दिया था, समझ दीजिएगा। पहला मैंने आपको पढ़ाया था कि 1917 में जो रूस में जो क्रांति हुआ था बोल्शेविक क्रांति, वो पहला कारण था निरंकुश निकोलस द्वितीय का शासन, वहाँ पे वो अपने राज पे ध्यान नहीं देता था। दूसरा बताया सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब होना, ये भी जो था बोल्शेविक क्रांति के कारण ही था। और अगला आता है बोल्शेविक क्रांति, रूस और जापान, सॉरी कहाँ गया भैया, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। अब रूस प्रथम विश्व युद्ध में लगभग सभी देशों को जो है भाग लेना पड़ता, वैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो था भारत का कोई अहम भूमिका नहीं था, समझिएगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में जो था, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, कब हो रहा था, 1914 में और 1918 में। इस समय जो था यहाँ पे ब्रिटेन का अपने भारत पे जो है भारत पर ब्रिटेन का अधिकार था। तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन लोग जो था भारत के लोगों को लड़ने के लिए ले जाता था, लेकिन भारत नहीं लड़ रहा था, भारत के नागरिक लड़ रहा था। इसलिए आप जब भी पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें भारत का नाम नहीं देखेंगे, लेकिन नागरिक था, है कि नहीं। ओके, इस चीज को समझ गए। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, बोल्शेविक क्रांति का कारण प्रथम विश्व युद्ध भी था। रूस के साम्राज्यवादी नीति के दौरान क्रांतिकारी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए, ठीक है। अब गांव घर की लड़ाई हो तो सब शामिल हो गए ही। प्रथम विश्व युद्ध के होने के बाद लोगों में क्रांति तेज लहर आ गई, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, लोगों में जो लोग जो वहां के थे क्रांति लाया था, क्रांति जो लोग श्रमिक वर्ग के लोग था जो बोल्शेविक क्रांति लाया था, तो उसमें लहर दौड़ गई और बोल्शेविक क्रांति का कारण भी बन गया। इसके पीछे कुछ रीजन था, बोल्शेविक क्रांति धीरे धीरे मजबूत होते जा रहा था। यहाँ पे एक और चीज समझिए, ये जो जार निकोलस, ठीक है, निकोलस भैया द्वितीय हम यहाँ पे लिख देते, कोनो दिक्कत नहीं। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम जरीना और इनके एक गुरु थे, ठीक है, धर्म गुरु, ठीक है, क्या कहेंगे, धर्म गुरु रासपुटिन। अब इसके बारे में समझिए। अब ये जो जार निकोलस द्वितीय जाता है, अब कभी भी कहीं भी विश्व युद्ध होगा तो समझ जाइए, जब भी विश्व युद्ध होगा जिस देश से हो रहा उसकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से खराब होगा, क्योंकि वहाँ के जो जनता है ज़्यादातर कहाँ चले जाएंगे, लड़ने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पे जो है गोली बारूद, जो विश्व युद्ध में बहुत चीज़ खर्चा होता है, पैसा खर्चा होता है। अभी एक बार कोरोना आ गया था, सरकार हमारी कितनी गरीब हो गई थी। जब विश्व युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे भी हम लोग गरीब हो जाते हैं, एकदम निसहाय हो जाते हैं। तब पहले से गरीब लोग गरीब, और बाद गरीब, और जार निकोलस द्वितीय इतना खत्म था। जब प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस हार जाता, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस हार जाता, जब हारा वहां से मार मुंह कान पीटा ही था, एकरा मुंह कान लगे थप्पड़ लगाया था एकरा, ठीक है, जार निकोलस द्वितीय को। लेकिन एकर जो मेहरारू थी, मेहरारू मतलब समझते हैं ना, पत्नी जरीना, ध्यान से समझिएगा, इनकी पत्नी का नाम जरीना, इसके धर्म गुरु रासपुटिन। अब भैया ई जो है कहाँ गया था, प्रथम विश्व युद्ध लड़ने। अब इनकी मेहरारू पड़ गई अकेला और इनके राजपुटिन था धर्मगुरु। अब इनके दोनों में हो गया है प्यार हो गया। तो ये दोनों में बीच में जो है प्यार हो गया। अब दोनों एक दूसरे के लिए जीना मरना वाला कहानी शुरू था ये दोनों के बीच। अब एकर इज्जत भी चला गया।
जार निकोलस द्वितीय तो पहले विश्व युद्ध हरा, ओकर बाद यहाँ पे कर पत्नी मुंह काला करवाई थी, तो मुंह काला थोड़े हुआ, ओकर मुंह काला हो गया एक जार निकोलस द्वितीय का। और ये जार निकोलस द्वितीय जो यहाँ से जो सैनिक को ले गया था लड़ने के लिए, वो जो है लड़ा तो जरूर, अब वो ये सैनिक को नहीं खाना के लिए देता था, नहीं पीने देता था, ना पैसा देता था, ये सब भी जो है श्रमिके में घुस गया, बोला हम भी बोल्शेविक क्रांति करेंगे। तो रूस में जो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद बड़ी संख्या में रूस के सैनिकों को वेतन नहीं दिया गया था, जिससे सैनिक भड़क उठे, उन्होंने भी बड़ी बोल्शेविक क्रांति में भाग लिया और बोल्शेविक क्रांति जो धीरे धीरे और से मजबूत होने लगा। आई होप ये जार निकोलस द्वितीय, उनकी पत्नी धर्मगुरु रासपुटिन का नाम याद रखना, ओके। चलो भाई, देखो लगातार बोलते हैं ना, गला फंस जाता है और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब रूस और जापान के बीच के युद्ध के बारे में समझते हैं। इसका भी एक कारण था, ठीक है। पहले तो भैया वो अपना मुंह कान पिटवा के आया था, प्रथम विश्व युद्ध से पिटवाया था ना। अब यहाँ पे रूस और जापान में युद्ध छिड़ गया। तो बोल्शेविक क्रांति का एक प्रमुख कारण 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रूस और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध जो है रूस हार गया और जापान की विजय हुई। और इस युद्ध के बाद जापान ने रूस के कुछ हिस्सों पर अधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे रूस के लोगों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और यह भी जो है बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख कारण बन गया। यह चीज क्लियर हुआ जी। ये जो रूस और जापान में जिस समय युद्ध हो रहा था, ये तो ऐसे जार निकोलस द्वितीय का तो मुंह कान फुल्ले था, ओकर बाद ओकर पत्नी मेहरारू जो है ओकरो और मुंह कान काला करवा दिया था। तो ये जो है धीरे धीरे इतना इस तरह से इसका शारीरिक टूट गया था। शरीर टूटने का मतलब ये नहीं तो देह गांठ टूटना, मतलब खुद कमजोर हो गया था, रूस और कमजोर हो गया था। अब जो है धीरे धीरे यहाँ की जनता जो है बोल्शेविक क्रांति को और ज़्यादा करने लगा। और ये जो जापान था, जापान जो था, जापान पे जो है अमेरिका जो है एक बार परमाणु बम गिराया था, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हुआ था, जापान में जब परमाणु बम गिराया गया था तो आज तक ना वहाँ पे लंगड़ा लुल्हा बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो ये जापान बहुत होशियार आदमी था, बहुत चलाकी वाला काम करता था। अमेरिका पे जो है एगो बम फेंक दिया था, अमेरिका का जहाज जा रहा था, बम फेंक दिया था, यही आज तक लंगड़ा लुल्हा पैदा हो रहा है, समझे। तो ये देखिए बोल्शेविक क्रांति का एक प्रमुख कारण था कि 1905 में रूस और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था, रूस और जापान के बीच के जो युद्ध हुआ था, कौन युद्ध जीत गया था, रूस हार गया था और जापान की विजय हुई थी। और जापान ने रूस के कुछ हिस्सों पर जापान जो जिससे अधिकार प्राप्त किया। देखो देखो यहाँ पे जैसे अधिकार करने का मतलब होता है क्षेत्रीय अधिकार कर लेता था, पहले ये अपने में मिला लेता था। पहले जो होता था, पहले क्या होता था, लड़ाई जो हो रहा जो लड़ाई हो रहा है किस वजह से हो रहा जान रहे, अपने में मिला लेना, हम तोरा ऊपर शासन करेंगे, नहीं समझे। अब मान लो हम ए एक गांव है, अब बी एक गांव है, ठीक है, ये ए बी जो है गांव है, अब ई दोनों एक राजा है, समझिएगा, दोनों राजा है। अब ये दोनों राजा जो है लड़ा तो मान लिया जाए ए जो है जीत गया, ए जैसे जीता ये पूरे बी को अपने में ले लिया कि हम इस पे राज कर लिए। इस तरह से होता था पहले। इस रूस के लोगों पे इसका जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, भूखमरी, हमेशा लड़ाई झगड़ा के चक्कर इनका भूखमरी और बढ़ने लगा। तो ये जो बोल्शेविक क्रांति और मजबूत होने लगा, कि बोल्शेविक क्रांति जो मजबूत हो रहा था उसके पीछे रीजन था, लोगों को सताया जा रहा था, लोग वहाँ पे थक चुके थे, इनके निरंकुशता से अत्याचार करते थे, इतना थक गए थे। और जब धीरे धीरे और ये हार्ड हो रहा था कि देखो भैया रूस में इतना चीज़ हो रहा है, हम लोग के लिए कुछ होकर ही नहीं रहा, राजा ऐसा राजा को गोली मार देंगे, ठीक है। जैसे फ्रांस की क्रांति में मैंने आप लोग को बताया था, फ्रांस की क्रांति में मैंने आप लोग को बताया था लुई 16वां था, और लुई 16वां को वहाँ के नागरिक जो है, लुई 16वां एक ऐसा राजा था, ओकरा फांसी पर लटका दिया था, ओके। आइए 1905 के बाद 1905 में ही एक और घटना घटा था, वो भी बोल्शेविक क्रांति का मुख्य कारण रहा। उसमें क्या हुआ, खूनी रविवार। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे खूनी रविवार कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। अब ये जो है घर की लड़ाई थी, और इधर जो 1905 में हुआ था रूस और जापान में युद्ध हुआ था, और उसी समय रूस और जापान में जब युद्ध हुआ था राजा का मूड खराब था, राजा का जो है मूड खराब था, उधर से फिर सैन्य इधर नागरिक आ गया एक ऊपर। तो 1905 की घटना ध्यान से समझना, ये भी बोल्शेविक क्रांति का एक कारण ही था, खूनी रविवार जो 1905 में हुआ था, याद रखना। जार निकोलस द्वितीय कई नीतियों के खिलाफ मजदूरों में जो है गुस्सा था, और जब
वे अब काहे गुस्सा था, काहे मजदूर लोगों का कामों करना छोड़ दिया था। अब ये बेचारा ऐसे मुंह कान फूले ले था, तो मुंह कान जब फूले ले था यो कमजोर हो रहा था धीरे धीरे से। उधर एकरा जापानों वाला पटक दिया था, प्रथम विश्व युद्ध में पटका गया था ये। तो वे जार से मिलने निकले थे सैनिक। ध्यान समझिएगा, जो वहाँ की रूस के जो नागरिक थे वो सोचे कि हम अपने राजा से जाके अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन जो जार निकोलस, जो इनकी नीतियाँ इतनी खराब थी पूछिए मत, जार निकोलस से मिलने निकले तो सैनिकों ने उन पर जो है, नागरिक पर जो है, वहाँ के जो लोग थे उन पर गोलियाँ बरसा दिया। और इस दिन को नहीं समझ में आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि कहीं दिक्कत हो रहा है आप लोग को, समझिए। देखो, जार निकोलस द्वितीय से मिलने के लिए कौन जा रहा है? नागरिक जा रहा है। कहाँ के नागरिक? रूस के नागरिक। नागरिक कहाँ जा रहा था? देखो, किताबी भाषा बच्चों समझ में नहीं आएगा। जार निकोलस द्वितीय से राजमहल की ओर बढ़ रहा था। वहाँ पे कुछ लोग जो एकजुट होके जा रहा था अधिकार मांगने कि माई बाप अब हमसे खाना पीना भी नहीं हो रहा, भूखमरी हो रहा, हमें कुछ सहायता दीजिए। उस समय था 1905 की, और 1905 में जब ये जनता लोग किसके, जार निकोलस द्वितीय की महल के और बढ़ रहा था, तो वहाँ पे जो उसके सैनिक थे छत पर से ही बिना पूछे ताछे गोली बरसाना शुरू कर दिया था। और वो जो दिन था रूस के इतिहास में ब्लड संडे यानी खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसी घटना के बाद 1917 में व्लादिमीर लेनिन, याद रखिएगा लेनिन पढ़े होंगे, एक नाम बड़ा अतीत है, व्लादिमीर लेनिन। अब देखिए, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस की क्रांति को शुरुआत किया गया। अभी तक जो क्रांति हो रहा था उसका कारण मैंने बताया, लोग ताकतवर नहीं थे, लोग के अंदर तो वो तनाव था, वो गुस्सा था, लेकिन उसको संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। तो इसी बीच में जो है 1905 में खूनी रविवार की घटना हुई। उसके बाद ये घटना के बाद 1917 में, 1905 में ये घटना हुआ था खूनी रविवार, और 1917 में जो ये बोल्शेविक क्रांति धीरे धीरे नम हो रहा था। ठीक है, तो ये व्लादिमीर लेनिन जो है नेतृत्व करने के लिए रूस की क्रांति शुरुआत हुई। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन जो था अब कहाँ आ गया? रूस में। और रूस में आया तो बोला, हाथ उठाया, भाइयों एवं बहनों कोनो टेंशन नहीं, आपका हीरो यहाँ पे प्रेजेंट है, गर्दा छुड़ा देंगे। ठीक है, लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 में हुआ था। 21 जनवरी 1924 के भैया की मृत्यु हो गया, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब पूरा नाम इसका व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। ठीक है, इसका पूरा नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। ठीक है, और इसके सिम्ब्रास्क गांव में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जब मार्च 1917 में क्रांति हुई तब जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। जर्मनी की सहायता से कहां पहुंचा? रूस। कौन? लेनिन। तो रूस पहुंचा तो वहां की जनता खुश हो गया, भैया हमारा कोई ना कोई पालनहारा आ गया, हमारा हीरो आ गया, हमारा करण अर्जुन आ गया, अब हम ठाकुर तेरा नाश होगा, विनाश होगा। तो वहाँ की लोगों के जो जनता था बहुत ज़्यादा खुश हुआ, भैया अब हम तो गर्दा छुड़ाएंगे तुमको। ती जो है उसने आते ही घोषणा कर दिया, अभी रूस की क्रांति खत्म नहीं हुआ है, अब शुरू होगा। ठीक है, आते ही उसने कहा कि रूस की क्रांति खत्म नहीं हुई है, बोल्शेविक दल के कार्यक्रम में पहुंचा और अप्रैल 33 नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। कौन? व्लादिमीर लेनिन, याद रखना है सिर्फ लेनिन। ठीक है, लेनिन ने नारा दिया, वहां पे गया, सबके जो बोल्शेविक क्रांति के कार्यकर्ता था उनके सामने गया और सरकार से उसने एक बैठक बनता, आजकल देखते हैं ना कभी कुछ हो जाए सरकार से मांगने के लिए तो बैठ जाते सड़क पे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तब एसडीएम पदाधिकारी वगैरह आएगा, की मांग है तोर भाई? तो हमारे यहाँ पे गैया चिपा गया है, ओकर 2 लाख रुपया चाहिए, बोलते हैं ना, तो मांग होता है। ठीक है, उस प्रकार से लेनिन ने नारा दिया, भूमि शांति रोटी दो हमें, और आपसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें जगह दे दो रहने के लिए, हमें शांति दे दो, 2 वक्त की किसी भी तरह से हमें रोटी मिल जाए, प्रभु इतना कर दो। लेकिन वहाँ का जो सरकार था, करेंसी की सरकार, बोला नहीं हम नहीं मानेंगे, बोला नहीं मानेंगे, तो उल्टा देने की निश्चय किया। अब ये जो लेनिन था बहुत गुस्सा था, आया पहला नंबर जैसे आया था, जैसे रूस में एंट्री लिया, रूस में एंट्री लेते उसने बोल दिया, आपका हीरो आ गया है, आपको अब सोचने की जरूरत नहीं है, हम हैं तो फिर दम है। ठीक है, कौन बोला? लेनिन बोला, अपने भाषा में समझाया। ठीक है, तो उसने आते ही घोषणा कर दिया, और वो पहले कहाँ गया?
बोल्शेविक क्रांति में जो कार्यकर्ता थे उनके पास गया और अप्रैल 33 से वो प्रसिद्ध हो गया और उसने आते ही नारा दिया, सरकार को धमकी दिया, हमें रोटी शांति है भाई, भूमि शांति और रोटी, ठीक है, चाहिए। शांति का मतलब होता है मन का शांति, हम समझ रहे हैं, आप लोग गलत सोचते हैं, ठीक है। केरेंस्की सरकार को उल्टा देने की निश्चय क्या बोला, अगर सरकार मेरी बात को नहीं मानेंगे तो हम सरकार गिरा देंगे। फिर उसने देखा कि नहीं कुछ कर रहा है, नहीं कुछ कर रहा, तो 7 नवंबर 1917 में पेट्रागाद के सभी सरकारी संस्थाओं पर अधिकार किया, ठीक है, और केरेंस्की सरकार को भगा दिया। सरकारी चीजों पे भी अधिकार कौन कर लिया, लेनिन कर लिया, और वहां पर से सबको ही भगा दिया, ठीक है। अब शासन का बगडोर बोल्शेविक के हाथ में आ गया। अब वहां पर सरकार उड़कार को तो भगा दिया, अब शासन का अधिकार किसके पास आ गया, बोल्शेविक के हाथ में आ गया। अब लेनिन जो को अध्यक्ष वो बोल्शेविक क्रांति का अध्यक्ष इसको बनाया गया, लेनिन को बनाया गया। और ट्राटस्की, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंस मेरा गलत सही नहीं है, वॉइस आप ध्यान देना, ट्राटस्की, ठीक है, को विदेश मंत्री बनाया गया। इसका मैं उच्चारण सही से नहीं कर पाता हूं, ठीक है, मतलब होता ही नहीं, ट्राटस्की, ठीक है, इस प्रकार से विदेश मंत्री बनाया गया इसको, ठीक है, ट्राटस्की को। ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि, याद रखना बच्चों, ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि, इस संधि के दौरान सोवियत रूस का 1/4 बात, जो सोवियत था, ब्रेस्ट लिटोवस्की जो संधि है, इस संधि के दौरान सोवियत रूस का जो था, रूस का ही एक भाग था सोवियत रूस, ठीक है, उसका यहां तो पहले लोग घर में आग लगल था, घर में घुसल है, यहां की करता है दोसर राष्ट्र वाला लोग जो है इस पे अधिकार कर लेता है, तो सोवियत रूस पे अधिकार हो जाता है, ठीक है। सोवियत रूस का 1/4 भाग गंवाना पड़ गया और इस समय युद्ध से ये लोग बाहर था, प्रथम विश्व युद्ध से तो ये लोग बाहर था और आंतरिक समस्या को देख रहा था लेनिन। अब घर में ही समस्या था तो बाहर में कैसे लड़ने जाएंगे, तो इधर अमेरिका, जापान और फ्रांस सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब देखो भैया, घर की समस्या था या जार निकोलस द्वितीय वगैरह से लड़ना उड़ना था इनको, बोल्शेविक क्रांति का बगडोर इनके हाथ में आया ही, अब ये सत्ता में आए ही, सीधी सी बात समझिए। अब यहाँ पे ये राज कर रहा कौन, लेनिन और ट्राटस्की। तो जब यहाँ पे आया तो इससे पहले इधर जो है, इधर अमेरिका, जापान और रूस, फ्रांस जो है सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। ट्राटस्की के नेतृत्व में विशाल लाल सेना, जैसे उसने आक्रमण किया तो यहाँ पे लोगों को ये जुटाने लगे और यहाँ लोग में तो राष्ट्रवाद की भावना थी अपनों को बचाने के लिए, क्या है कि इसको बहुत बढ़िया सा नेता मिल गया था लेनिन, तो लाल सेना का गठन किया। कौन किया था लाल सेना का गठन, ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया और दूसरी तरफ चेका नामक गुप्त पुलिस का संगठन बनाया। चेका मतलब समझते हैं, एक होता है वर्दी में रहता है जिसे हम लोग पुलिस देखते हैं, पुलिस बताते हैं, लेकिन जब वर्दी में रहे ना वर्दी में रहे तो उसे बताएंगे पुलिस से नहीं, पहचान होती है एक वर्दी। तो चेका नामक पुलिस का संगठन किया, भैया तुम लोग चेका गुप्त पुलिस का संगठन किया। लाल सेना का गठन किसने किया, ट्राटस्की ने, और दूसरी तरफ गुप्त पुलिस का संगठन किसने किया था, ट्राटस्की ने। आगे की कहानी सुनाते हैं, अब लड़ाई होगा थोड़ा सा। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया और देश का झंडा हसुआ और हथौड़ा दे दिया, ठीक है, साम्यवादी का प्रतीक था। अब जैसे हसुआ हथौड़ा की बात आए तो किसान लोग बड़ा खुश, गरीब लोग बहुत खुश कि हसुआ हथौड़ा छाप दे दिया। मतलब अब लोगों को लगने लगा कि भैया लेनिन इतने अच्छे हैं कि अब इसने इस बोल्शेविक क्रांति को क्या बना दिया, साम्यवादी दल कर दिया और इसका प्रतीक जो चिन्ह है हसुआ और हथौड़ा रख दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लेनिन हम लोग गरीब लोगों के लिए भगवान है, ठीक है। लेकिन होता क्या, बोल्शेविक दल जो था कम था, बोल्शेविक दल में लोग कम था, लेकिन किसान का बहुमत ज्यादा था, ठीक है। इसी तरह किसान पर नियंत्रण लगाया तो किसान लोग हड़ताल कर दिया। अब देखो भैया होता क्या यहाँ पे, इस चीज को ना आप गौर से समझ लेना मेरे भाई। किसान लोग चाहते थे कि लेनिन तो बढ़िया है, लेकिन बोल्शेविक दल जो था कम था,
किसान लोग पे कुछ कर लगाया गया। देश चलाने के लिए आपको टैक्स तो देना ही होगा, उस समय कर लिया जाता था, ठीक है, कर लगा दिया, एक मतलब एक असूल करता था, इतना संपत्ति है तो इतना अधिकार आपको जमा करना होगा, इतना जमा करना होगा, जैसे जीएसटी अभी हम लोग जमा करते हैं। तो ये चीज़ें ना इनको खराब लगा, कि इनको खराब लगा, किसान लोग को खराब लगा, किसान पर नियंत्रण लगाया गया, तो किसान लोग फिर से हड़ताल कर दिया, क्योंकि लेनिन की बात ये समझ नहीं पाए थे। अब आते हैं ट्रॉट्स्की, ठीक है, ट्रॉट्स्की, ध्यान समझना, ट्रॉट्स्की 7 नवंबर को इसका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म इसलिए बताते ताकि आप लोग को याद रहे, 7 नवंबर 1880, नवासी ना, नवासी नहीं 79, 8079, ठीक है, 21 अगस्त 1940 में, कोनो दिक्कत जी, 89 90 बोले तो कोई दिक्कत नहीं, अब गलत कमेंट मत करना, ठीक है। देखो 7 नवंबर 1879 को इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु की अगर मैं बात करूं 21 अगस्त 1940 में इसकी मृत्यु हो गई। ट्रॉट्स्की का रूस के मार्क्सवादी क्रांतिकारी तथा सिद्धांतकार सोवियत राजनेता था, ठीक है। ये जो अगर पूछ दिया जाए ट्रॉट्स्की कौन था, तो ये रूस के मार्क्सवादी क्रांतिकारी, ठीक है, तथा सिद्धांतकार थे, और सोवियत राजनेता, सोवियत रूस जो था, सोवियत रूस का राजनेता था, और लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने, ठीक है, ट्रॉट्स्की ने किया था, उसका संस्थापक व प्रथम नेता था। ओके, आई होप इसके बारे में आप लोग समझ गए। अब आइए स्टेलिन के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे जो क्या होता है, स्टेलिन आता है, स्टेलिन क्या था और इसकी सारी की सारी गाथाएं आपको आगे हम आपको समझाएंगे। स्टेलिन 1924 से 1953, मतलब 1924 में इसका जन्म हुआ, ठीक है, और ये 1953 में ये मृत्यु हो गया इनका, याद रखना। स्टेलिन ये अपनी पूरी जीवन सोवियत संघ के नेता थे ये भाई साहब, ठीक है। इसे तो ये इसका शकल किसी गुंडे से मिलता है, अपने पहले पुराने फिल्म में इसे देखे थे हम, ठीक है। जो 1941 से 1953 तक ये सोवियत संघ के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, और स्टेलिन का जन्म गोरी जॉर्जिया में हुआ था, ठीक है। इतना समझ गए स्टेलिन के बारे में, कहानी आगे समझेंगे। देखो थोड़ा सा हम बायोग्राफी इसलिए समझाते ताकि याद रहे। तो याद रखना, स्टेलिन का जन्म 1924 में हुआ था, मृत्यु 1953 में हुआ था, और अपनी मृत्यु तक, ये अपनी जन्म और मृत्यु तक जो था सोवियत संघ का प्रधानमंत्री था, और स्टेलिन का जन्म गोरी जॉर्जिया में हुआ था। ये चीज कंप्लीट हुआ। आगे आइए, आगे समझाते हैं। अब देखो यहाँ पे लेनिन जो है, अब लेनिन के बारे में आइए। लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई थी, नई जो आर्थिक नीति, जब किसान लोग भड़क गया था तो NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, न्यू आर्थिक नीति लाया, ठीक है। ये लाया था कौन? लेनिन। किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया, ठीक है, और बचा हुआ अनाज पर किसान का उसका मनचाहा अधिकार रहेगा और उसका इस्तेमाल वो करेगा। सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत में था कि जमीन राज्य की थी, पर वो व्यवहार कौन करेगा? किसान करेगा। बहुत अच्छी बात है। 20 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योग को एक व्यक्तिगत रूप में चलाने का अधिकार मिल गया। 20 से अगर अधिक आदमी है तो उस पे सरकार का भी कुछ ना कुछ ज़्यादा अधिकार लेगा, ठीक है। लेकिन अगर 20 से कम कर्मचारी है, अगर 20 से कम लोग के साथ आप कोई उद्योग चला रहे, काम कर रहे, तो उस पर आपका व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। उद्योग का वर्गीकरण कर दिया। अब उद्योग का वर्गीकरण कर दिया, बांट दिया गया उद्योग का, और निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों की काफ़ी छूट दी गई। कि अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, उद्योग को जो अलग अलग भागों में बांट दिया, और यहाँ पे जो लोग थे जो काम करेंगे उनके लिए एक अलग नियम शर्तें लागू किया गया, ताकि वहाँ के जो मजदूर हैं अच्छी तरह से वहाँ पे काम कर सके, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। नई आर्थिक नीति में क्या क्या था कि भैया जो किसान लोग हैं जितना अनाज उपजाएगा उसमें से कुछ कर लिया जाएगा, और बाकी का जो बचा अनाज रहेगा उस पर किसान लोग अपना मनचाहा इस्तेमाल करेगा, और ज़मीन राज्य की होगी लेकिन उस पर अधिकार और काम किसका होगा? किसान का होगा। अगर 20 से कम कर्मचारियों के साथ अगर आप काम करते हैं, कोई उद्योग चलाते हैं, तो उस पर आपका एक स्वामित्व अधिकार होगा, ठीक है। और उद्योग का वर्गीकरण कर दिया और निर्णय लिया गया और क्रियान्वयन
के बारे में विभिन्न इकाइयों की काफ़ी छूट दी गई, जो मजदूर लोग हैं उन्हें अच्छी तरह से काम करवाया जाए और उससे समय पे पैसा वगैरह दिया जाए। ओके, नई आर्थिक नीति में और उसने क्या क्या था, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा की राजकीय एजेंसी किसको दे दिया, राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया कि व्यक्तिगत जो संपत्ति है आपका उस पे व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा समझते हैं ना, मरने के बाद जो पैसा देता है, ठीक है, जीवन बीमा का राजकीय एजेंसी द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया और विदेशी पूंजी पर सीमित तौर से आमंत्रित किया गया। जैसे हम लोग चाइना का माल प्रोडक्ट समझ रहे हैं ना, चाइना का माल मतलब गलत वे में मत लेना, चाइना माल मतलब सामान, ठीक है, अब सामान का भी मतलब गलत वे में मत लेना, माल मतलब सामान होता है। जो चाइना का माल मंगाते हैं, सामान जो हम लोग मंगाते हैं वो भले कम चले लेकिन हम लोग उसे अपने उपयोग में लेते हैं। भैया ये डिजिटल वो बोर्ड शायद चाइने वाला है, मैक्सअप का है लेकिन चाइने वाला है, काहे कि अपने भारत में ना बहुत कम चीज़ों का आविष्कार हुआ, लेकिन वहाँ पे भी अपने भारत के लोग ही आविष्कार करते। यहाँ पे जो हमारे नेता हैं ना सिर्फ कुर्सी के लिए मरेंगे और कोनो चीज़ एक नहीं है, कोनो चीज़ का टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आया। अभी हम अपने बारे में घुसेंगे जब बिहार में तो हम गर्दा छोड़ा देंगे एक एक नेता को, ठीक है, समझिएगा। विदेशी पूंजी पर सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया कि विदेशी चीज़ को कम यूज़ किया जाए और जो यहाँ पे रूस में जो निर्मित हो रहा है उन चीज़ों का आप लोग अधिक उपयोग करें, ठीक। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोलने लगा, विभिन्न स्तर पे जो है हर एक तरह से बैंक खुलने लगा और ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दिया गया। अब जैसे ट्रेड यूनियन की जो अनिवार्य सदस्यता को समाप्त कर दिया, हालांकि इसका विरोध जो है लेनिन की इस नीति का आलोचना की जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ अगर सबको सब कोई खुश नहीं रख सकता है। अब बताइए भैया मोदी जी है, मोदी जी से हम नहीं खुश हैं लेकिन आप तो खुश हैं, ये बगल वाला तो खुश है, लेकिन कोई भी इंसान, जैसे हम शिक्षक हो गए, हमसे पढ़ के हर कोई बच्चा खुश नहीं होंगे क्योंकि हम किसी हर के लिए बेस्ट नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं। हमारी इच्छा होती है कि हम सबके लिए और सबको अच्छे तरह से पढ़ाएं। मेरी ये अंदर से इच्छा होती ताकि मेरे से ना बच्चे का एक प्रेरणा, एक भाई वाला प्यार मिल सके। आप लोग से और कुछ चाहिए नहीं, प्यार चाहिए आप लोग से। तो ये जो है ये चीज़ें होती है, लेकिन सबको खुश नहीं कर पाते हैं इंसान, है कि नहीं। सबके लिए सब बेस्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता को समाप्त कर दिया। हालांकि जब ये समाप्त किया, लेनिन की इस नीति का आलोचना किया जाता है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा था 3 कदम आगे बढ़कर अगर 1 कदम पीछे हटा लेते हैं, हटाना फिर भी कदम रहने के समान है। अब मान लिया जाए यहाँ से हम 3 कदम आगे आए, ठीक है, और 1 कदम अगर हम पीछे आ गए तब फिर भी तो हम कुछ ना कुछ तो आगे हैं, 2 कदम तो आगे हैं। तो ये कहा और लोगों को समझाया, ठीक है। आइए आगे हम समझते हैं लेनिन की मृत्यु। अब लेनिन की मृत्यु हो गया भैया, लेनिन की मृत्यु के बाद जैसे एक चीज़ याद रखना है पानी पी लें, चलो भाई। देखो भैया वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, बहुत कम लाइक आता है यार। आर्यन सर के लिए लाइक नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आता। 1 घंटे से अनकट वीडियो होता है हम लोग का ना, अनकट वीडियो होता है, काटा उटा नहीं जाता, जोड़ तंगर वाला वीडियो नहीं। तो एकदम पढ़ा रहे तो 1-1.5 घंटा लगातार पढ़ाइए, आवाज़ फटे या स्पीकर फटे कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। लेनिन की मृत्यु के बाद आप सोचते हैं, देखो होता क्या है, अपने बिहार की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो यहाँ पे जो आज़ादी करवाने में जो फ्रीडम फाइटर्स लोग थे, जो हो गया महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये सब जो लोग थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, सब चले गए ना। उसको याद कौन कर रहा है? कोई नहीं याद कर रहा है। यहाँ के नागरिक जो गरीब लोग हैं उनको याद करते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब याद। 2 दिन ज़रूरत पड़ता है उन लोगों का, एक दिन 15 अगस्त, दूसरा दिन 26 जनवरी को हम सभी भारतीय नागरिक एक झंडे के नीचे खड़े होकर उन सभी दिनों को याद करते हैं। और इसलिए हम लोग याद करते हैं, एक झंडा फहराना, मिठाई खाने का मतलब नहीं होता है। वहाँ पे ये होता है कि हम भारतीय हैं और हम एक हैं और ज़रूरत पड़ा तो हम अपने देश के लिए जान भी निछावर कर देंगे। और इस चीज़ की वहाँ पे झंडा के नीचे कसम खाया जाता है, बात समझ में आए। लेकिन सिर्फ एक दिन याद किया जाता है उन लोग को, बाकी दिन भूल जाता है। तो वही चीज हुआ यहाँ पे, इसलिए बता रहे हैं। अभी हम लोग महात्मा गांधी का देखिएगा, बड़ा बड़ा पदाधिकारी के जाइएगा ना ऑफिस में, आपको महात्मा गांधी का फोटो मिलेगा, बाकी सभी जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके फोटो मिलेगा, लेकिन उनके कार्य के आधार पे उस काम नहीं करेगा,
ठीक है, अगर कोई बोले गलत बोल रहे हैं तो बोलना भाई, काम नहीं करता, उनको भूल जाते हैं कौन था बे, हम अपने राज में मस्त है। तो अब यहाँ पे भारत में क्या होता है, हम कुर्सी लेंगे, जनता के सामने आएंगे, जनता को बोलेंगे भैया हमको अगर आप इस बार सत्ता में लाते हैं तो आपके पैरों में चांदी की चप्पल होगी, आपके घरों में चांदी की बर्तन होगी, मतलब समझ रहे हो ना, सड़कें बन जाएगी, हवाई जहाज से आप चलेंगे। बाकी जैसे वोट हुआ वो जीता, वो ससुरा जीत गया कोई नेतवा, तो समझ लो 5 साल आपसे वो जो है मजा लेगा। ये चीजें होती है अपने भारत में भाई, ये चल रहा है और सब सत्ते के लिए लड़ रहा है, कुर्सी कुर्सी, हमको कुर्सी दे दो भाई, हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इससे पहले 1975 की कहानी से पहले जो था कांग्रेस का था राज्य, यहाँ पे सबसे शासन किसका ज्यादा चला, कांग्रेस का। उसके 1975 के बाद आज तक किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, क्योंकि जनता जो है कुछ समझदार है, कुछ बेवकूफ़ी वाला काम करता, कुछ पैसे के लिए वोट देता है। ये चीज़ें चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक स्थिति और हमारे देश के लिए एक खतरनाक एक दिन साबित हो जाएगा। ये चीज़ें चल रही है, बात समझ में आया? तो वही प्रकार वहां पे जब रूस में जो है सब अधिकार दिलाने के बाद जब लेनिन साहब की मृत्यु हो जाती है, तब जो है 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हो गया, तब उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसकी समस्या आई। और समस्या आई तो फिर जो है विभिन्न समूह में अलग अलग नेता में सत्ता होने लगा, अब हम बनेंगे, अब हम बनेंगे, अब हम बनेंगे, ये चीजें चलने लगी वहां पे भी। और जो भारत में चल रहा है ना आज के डेट में, अरे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं, जिसका जो चीज होता है वो कर ही रहे हैं, कोई लिमिट नहीं। हम आम आदमी, हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। और यहाँ पे कहने को तो लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं अगर आप गौर से देखेंगे तो राजतंत्र वाला भावना आज के डेट में चल रहा है। लोगों को फ्रीडम फाइटर, हम लोग आजाद हैं, किसी को कुछ बोल दीजिए ना थपड़ा देगा, ये चीजें चल रहा है। कोई नेता जाकर बोल दीजिए दो बात तो कहीं, तो अगर जनता के सामने रहा तो कुछ नहीं, बाद में देखो जनता नेता का एक कहानी बताते हैं। अगर आप किसी नेता को अगर गरिया दिए सामने से और उस समय जनता रहेगा तो प्रणाम ऐसे होता है, होता है, ओकर बाद वो अपन जो रहेगा उनके साथ मोड़ा करे ओकर नाम लिख लेना कौन था, बाद में ओकर हिसाब किताब अनहरिया में ओकर हिसाब किताब करता, लगे थप्पड़ लत, ये चीज़ें होती है। हालांकि आप लोग को इस चीज़ से मतलब नहीं रखना है, पढ़ने से मतलब रखना है। तो भैया विभिन्न समूह पर अलग अलग नेताओं के बीच में सत्ता जो है गंभीर हो गई और इस संघर्ष में जो है स्टेलिन की विजय हुई और 1929 में ट्रास्टकी का निर्वासित कर दिया गया। जैसे ये स्टेलिन आया वही जो है ट्रास्टकी, ठीक है, इसको भी केकरा साथ में था, लेनिन के साथ में था, लेनिन के साथ में था और इसे क्या बनाया गया, विदेश मंत्री और लाल सेना का गठन किया था, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव स्टेलिन बन गया। ओके, आइए आगे चलते हैं। रूस का क्रांति का प्रभाव, और रूस के क्रांति के बाद जो है वहां पे प्रभाव क्या पड़ा, 1917 में जार निकोलस तथा साम्यवादी शासन, मतलब जार निकोलस का जो 1917 में जार निकोलस का शासन और साम्यवादी शासन, यहाँ पे जार निकोलस की शासन भी खत्म हो गया था। रूस में सर्वाहारी वर्ग और सत्ता वर्ग के लोग में हिस्सा लेने के लिए मार होने लगा। अब जो है दो वर्ग के लोग थे रूस में, मैंने आपको बताया पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के लोग थे। अब विश्व जो है दो भाग में बट गया, जो रूस था अब दो भाग में बट गया। वैसे रूस तो विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो पूंजीवादी वर्ग के लोग, पूंजीवादी विश्व बना और एक समाजवादी विश्व बना। तो पूंजीवादी विश्व में आ गया अमेरिका और समाजवादी विश्व में कौन रह गया, रूस रह गया। दो भाग में विभाजित हो गया। जिनको लगा कि भैया हम पूंजीवादी विश्व में जाएंगे तो पूंजीवादी विश्व क्या बन गया, अमेरिका हो गया, और समाजवादी रूस में रह गया, रूस। ओके, आई होप ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे समझिए, पूंजीवादी और समाजवादी विश्व में शीत युद्ध जो है 40 वर्षों तक चला था। अब ये दोनों के बीच, ससुरा के बीच लड़ाई हो रहा था, एकरो दोनों के बीच। मतलब लड़ाई ना भारतवर्ष में भी खत्म नहीं होता, राजनीतिक में तो खत्म ही नहीं होता, अब बाकी पहले भी खत्म नहीं हो रहा था, तो आज कैसे खत्म होगा जब ये दोनों अलग अलग भाग में बट गए, पूंजीवादी विश्व में और समाजवादी विश्व में। पूंजीवादी विश्व में जो लोग थे वो अमेरिका लोग के शासन में था, उनके बात को मानता था। जो समाजवादी लोग थे वो रूसी लोग थे, रूस के बात को मानता था। दो भाग में बट गया। जो पूंजीवादी लोग था, जो अमीर आदमी था, ठीक है,
पूंजीवादी और समाज साम्यवादी में जो है विश्व में शीत युद्ध जो है 40 वर्ष चला। और शीत युद्ध अगर बच्चों पूछा जाए किसको कहते हैं, चलो भाई, शीत युद्ध जो है किसको कहते हैं, ध्यान से समझना। जुल्फी उल्फी ठीक है ना भाई, 1 घंटा तो हो गया, चलो पानी पी लेते थोड़ा सा। हाँ, शीत युद्ध जो है मुंह से लड़ा जाता है, समझे कि नहीं समझे, मुंह से लड़ाए, अरे ये काम कर देना नहीं तो गर्दा तोड़ देंगे, हम एक चीज करेंगे तो मुंह चीज करना। जो मुंह से लड़ाई होता है ना, जहाँ देखते फटाफटिंग नहीं हो रहा है, जो मुंह से लड़ाई हो रहा है, देखे नेता लोग जो है ना, हम ये करेंगे, उसकी औकात नहीं थी करने का, वो ये करता है वो कर, जो मुंह से लड़ाई हो रहा है ना, उसे ही हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। और ये शीत युद्ध सबसे ज्यादा वर्ष तक चला, 40 वर्ष तक चला था, ठीक है। रूसी क्रांति के बाद आर्थिक विकास हुआ, नई आर्थिक नीति का प्रस्तुत किया गया, ठीक है। रूस क्रांति जब सफलता मिला तब अन्य गुलाम देश भी इसके बारे में सोचने लगता है। कहता है ना, अगर एक व्यक्ति आपके गांव में, अगर एक व्यक्ति वो अच्छे काम कर जाते हैं तो उसके प्रति और स्नेह और उनके उच्चता जैसे दिखा कि भैया वो सफल हो गए, तो उनके पीछे आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप सफल, अब गांव में बगल में लड़े जो गांव है बहुत ज़्यादा खुशहाल है, वहाँ के जो मुखिया है, समझिए वहाँ के जो मुखिया बहुत अच्छा है, तो वहाँ के जो मुखिया हैं बहुत अच्छा है, या इस उदाहरण को गलत करते हैं, थोड़ा सा अलग बताते हैं। अब मान लो कोई लोग है वो बहुत अच्छा आदमी है, आपके बिना कुछ सोचे जाने आपका मदद कर रहा, हेल्प कर रहा, तो आप सोचिएगा नहीं वो अच्छे व्यक्ति हैं, उसे बनाना चाहिए। तो वो जो है, जैसे रूस की क्रांति खत्म हुआ, सफलता मिली, तो अन्य जो गुलाम देश था, जो गुलामी कर रहा था, वो लोग भी सोचा भैया अब हम क्रांति करेंगे, हमरो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ गए। तो ये यहीं तक था आपका समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। दूसरा अध्याय आप लोग का कंप्लीट करवा दिए, लेकिन भैया मेरा मन है कि कुछ चीज़ें और भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो कुछ जो 1 नंबर वाला जो प्रश्न होता है, जो ज़्यादातर रिपीट होता है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं थोड़ा सा कंप्लीट करवाता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा हम बैठे नहीं करेंगे, कहानी आपको समझा दिए। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। और एंगल्स कौन थे? कार्ल मार्क्स का दोस्त था, ठीक है, फ्रेंड। और कार्ल मार्क्स की पत्नी जो थी, पत्नी के बारे में बताए थे ना जी, जेनी, पत्नी का नाम, ठीक है, ये कौन था? दोस्त। और पत्नी का नाम जेनी था, जेनी, ठीक है। और इसे लव मैरिज शादी हुआ था। निम्नलिखित में किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867 में। रासपुटिन कौन था? धर्मगुरु था, भ्रष्ट पादरी। धर्मगुरु मतलब एकरा भ्रष्ट इसलिए लगाए ताकि था ही भ्रष्ट वाला काम किया था, ठीक है। ये की क्या था? रासपुटिन। यहाँ पे भ्रष्ट पादरी, जो धर्म के पुजारी होते थे वहां पे उसको पादरी बोला जाता है, ठीक है। तो रासपुटिन कौन थे? जार निकोलस द्वितीय का, जार निकोलस द्वितीय का कौन थे? धर्मगुरु। कौन था? धर्मगुरु। और इनका अफेयर किससे चलने लगा था? जरीना से चलने लगा था। जरीना कौन था? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी था। और जार किसको कहा जाता है? रूस का सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। जार का अर्थ होता है रूस में सम्राट, ठीक है। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? 1921 में, ठीक है। दास कैपिटल की रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, ओके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल नामक जो पुस्तक लिखा था, किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कार्ल मार्क्स किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया? एंजल्स के, जो उसका दोस्त था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जर्मनी की राजकुमारी थी, समझ में आ रहा है। और जर्मनी से हार गया था रूस, मुंह कान फुलाया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर में,
ठीक है, ओके, आ जाओ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में ही हुआ था। निम्नलिखित में यूटोपियन समाजवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स जो था समाजवादी नहीं था, मैंने आपको बता दिया। और ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था, कार्ल मार्क्स ठोक देते हैं। ठीक है, मैंने कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन वगैरह सब के बारे में बताया था, वही सब था। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय का। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना था? टॉल्स्टॉय का। और बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में, जिसे रूस की क्रांति बोला जाता। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्टकी ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। कि ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि किसके बीच में? रूस। और इसमें जीत किसका हुआ था? जर्मनी का हुआ था, और रूस जो था हार गया था। ओके, ये चीज समझ में आ गया। पूरे किताब का एक निचोड़ होता है, और वो निचोड़ आपको समझा देते हैं। हम 5 से 10 मिनट का समय लेंगे, या 5 मिनट में समझिए, ठीक है, समझा देते हैं। पूरे किताब का एक निचोड़ होता है, ठीक है, जो आपको ज्यादातर याद रखना है। समझिएगा, समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी के में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था समाजवादी भावना का उदय। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया गया। मार्क्स से पूर्व समाजवाद, और उसके बाद मार्क्स के बाद साम्यवाद। ठीक है, यहाँ पे समाजवाद लिखा गया है, साम्यवाद होगा। मार्क्सवादी विचारों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन और वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। अधिकतर यूटोपियन विचारक था, ठीक है, कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे, जो क्रांति के बाद शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग संवन में हिमायती थी। ये चीजें चलो। प्रमुख यूटोपियन समाजवादी थे लुई बला होगा यहाँ पे भैया, लुई बला होगा, रॉबर्ट ओबम, चार्ल्स फेरियर। ये जो था प्रमुख यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे? लुई बला, रॉबर्ट ओबम और चार्ल्स फेरियर। फोरियर है ना, हाँ। मार्क्स का जन्म कब हुआ? 3 मई 1818 में जर्मनी के राइनथ टियरी नगर में हुआ था। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, जिसे बोल्शेविक क्रांति और रूस क्रांति बोला जाता। उस समय वहां का शासक था जार निकोलस द्वितीय। 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसी दिन सेना पर निहत्थे सेना पे गोलियां बरसा दिया गया था, और हजारों की संख्या में मौत हुआ था। अब देखिए, नई आर्थिक नीति जो लेनिन ने लाया था, एनईपी का, 1921 में इसकी घोषणा कर दी थी। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, और इसके बाद समाज में पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग का उदय हुआ था। तो इसी दोनों के बीच में लड़ाई पूरा बोल्शेविक क्रांति का रूप ले लिया था। ओके, आइए, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 में हुआ था, और सेंट साइमन फ्रांस कहाँ के थे? फ्रांस के। रॉबर्ट ओबम कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, और आरंभिक समाजवादी थे। ठीक है, आरंभिक समाजवादी पूछे तो सेंट साइमन और रॉबर्ट ओबम, ठीक है, आरंभिक समाजवादी थे और आदर्शवादी थे, इसलिए उन्हें स्वप्रदर्शी समाजवादी कहा जाता है। ठीक है, और चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। याद रखना, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत टियरी नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। ये चीज मैंने बता दिया आप लोग को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर, दोनों कौन था? मित्र था। उन्हें 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा समाजवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। देखो बच्चों, ये चीजें मैं आप लोग को इसलिए अभी समझा रहा हूं क्योंकि ये चीजें ना समझना जरूरी है। पूरा देखो, मैंने पूरा किताब आपको पढ़ाया, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन था इसलिए आपको कवर करवाया, ताकि आपको सब चीज याद रहे, एकाएक पूरा चीज याद कर लेना है। ठीक है, अब कुछ निचोड़ एक बार जब दे देंगे ना, तब पूरा आप लेके माथे में सो जाइएगा, मजा आ जाएगा। ओके, देखिए, मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किया, और इसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। लंदन में 1864 में मार्क्स के प्रयोग से प्रथम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय
प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने किया था? मार्क्स ने किया था। ठीक है, और 1889 में द्वितीय इंटरनेशनल का संघ का स्थापना हुआ था। कहां पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। चेका गुप्त पुलिस का संगठन हुआ था। कौन करवाया था? ट्रॉट्स्की ने करवाया था। ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना का भी गठित किया गया था, और चेका पुलिस का भी संगठन कौन किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था, और लाल सेना का भी। लेनिन ने 1921 में एक नई आर्थिक नीति फिर लागू किया। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन मतलब सोवियत संघ जो था, सोवियत रूस का जो विघटन हुआ था, जहां पर अमेरिका लोग जो है आके अपने में मिला लिया था। लेनिन ने 1919 में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किया था। शीत युद्ध के बारे में बताया। पूंजीवाद गुट का एक नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का एक नेता सोवियत संघ के बीच में हुआ था। ठीक है, यहां पर नहीं समझे, देखो ध्यान से समझना। शीत युद्ध के बारे में बताया था ना, पूंजीपति वर्ग के लोग थे और वो दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था। मैंने बताया था ना यहाँ पे, चलो भाई कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे पूंजीपति और समाजवाद दोनों रूस अमेरिका में लड़ाई जो हुआ था बताए थे। चलो भैया, अब बताइए, पूरा अध्याय आप लोग का कंप्लीट करवा दिए। हमें लगता है अभी हमें पढ़ाया 1 घंटा 25 मिनट के अप्रोक्स अभी हो रहा है। ठीक है, 1 घंटे 25 मिनट में मैंने कंप्लीट करवा दिया। अरे भैया कहाँ है? अरे यार आजा 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 आजा। 1 घंटा 25 मिनट का क्लास रहा। ठीक है, कितना मिनट का? 25 मिनट का क्लास रहा, और आपको पूरा अध्याय कंप्लीट करवा दिया। कुछ प्रश्न उत्तर भी करवा दिया, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो भी करवा दिया। और भैया आपको 5 घंटे की वीडियो देखनी होती है तो देखो ना भाई, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने समय को अगर बचाते हो तो उस समय में आप कुछ और भी कर सकते हो। क्योंकि आज के हम किसी के विरोध में नहीं है मेरे भाई, ना तो हम कभी रहेंगे भी। लेकिन आज के डेट में मैंने देखा यूट्यूब पर हज़ारों ऐसे वीडियो हैं जो पार्ट 1 1 घंटे के, पार्ट 2 1 घंटे के, पार्ट 3 1 घंटे के, मतलब 17 एपिसोड बना रखा है। और वो आपका 17 घंटा अगर आप वहाँ पे पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से अगर 1 घंटा में किसी एक चीज़ को हम समझ सकते, एक अध्याय को 2-1 घंटा हम समझेंगे, समझ सकते हैं अपने से, तो फिर 17 घंटा पढ़ के क्या फ़ायदा है। तो मैंने 1 घंटा 25 मिनट में ये पूरा अध्याय कंप्लीट करवा दिया। और अगर किन्हीं भी बच्चों को कोर्स परचेज करना हो तो भैया आप हम व्हाट्सएप ग्रुप, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ से आपको पेड ये आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, 251 रुपया कोर्स का दाम है, ज़रूर परचेज़ कर लेना। बाकी वीडियो में उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अगर चैनल पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए मैंने और हमारी टीम ने, जो पंकज सर हैं, उसने 50,000 का आप लोग को इनाम भी रखा गया। 251 रुपया लगाओ और 50,000 रुपया पाओ। ठीक है, उसमें ये है कि हमारे ग्रुप के जो भी बच्चे हैं, अगर जो सबसे अधिक नंबर लाएगा, 5 बच्चों को, 1 बच्चों को नहीं दिया जाएगा, 5 बच्चों के घर पे जाके उन्हें 10-10 हज़ार रुपया से सम्मानित किया जाएगा। ये हमारी टीम है, और हमारे टीम के अंदर जो बच्चे होंगे वही, हमारे ग्रुप के अंदर जो बच्चे होंगे उन्हीं के साथ होगा। ना कि हमारे बिहार बोर्ड के बच्चा टॉप करेगा ही नहीं, हमारे बच्चा टॉप किया ही नहीं हम जाएंगे, बाबू हम तुमको 5,000 देते हैं, बोल देना कि हम पंकज स्टडी सेंटर पर पढ़ेंगे। तो ये बच्चे थोड़ा सा लोभी तो हो जाते हैं और बोल भी देते हैं, लेकिन बाबू सच्चाई कुछ और होती है। जो पर्दे के पीछे होता है और पर्दे के बाहर होता है वो कुछ और होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है मेरे भाई, हम किसी का वो नहीं करते हैं, और कोई बच्चा अपने दिल पे मत लेना कि आप सभी शिक्षक ही होते हैं और अच्छे पढ़ाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही इस कहानी में बताया कि हर किसी की बात मुझे रास नहीं आती है। ठीक है, वो चीज़ें हो जाती हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो भैया समझ गए होंगे ना, तो आज मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो पे ना जितना हो सके लाइक ठोको और एक दूसरे को शेयर करो। अभी तक जो बच्चे देखे, अभी तक मैंने नहीं बोला लाइक करने, तो अब जो है इस वीडियो को लाइक करना, इसको ट्रेंड में लाना है। पूरा वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भर भर के करना। ठीक है, कैसे पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं और क्या चीज़ें, कौन सा अध्याय आप लोग को और चाहिए उसके लिए। ठीक है, कमेंट कर देना। बाकी मिलते एक नए वीडियो को लेके। ठीक, कोई दिक्कत? तब तक के लिए हम क्या कहें, कुछ आप लोग ही कह दें तो मज़ा आ जाएगा।
चलो भैया राम राम। हम सोचे कि 1 घंटा 30 मिनट हो ही जाए, लेकिन होगा नहीं। अब क्या बोले, बोलते बोलते दम निकल गया है। धन्यवाद। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो ना, अपने शरीर पे 2 वक्त की रोटी आपको मिल जाता है, 2 वक्त का कपड़ा आपको पहनने के लिए मिल जाता है, ये नसीबों वालों को मिलता है। और कहते हो ना, हम गरीब हैं, जिसको 2 वक्त की रोटी भगवान दे दे और शरीर पे कपड़ा दे दे, एक छोटा सा मकान दे देना, तो वो धनी हो जाते हैं, वो गरीब नहीं होते। अपने आप को कभी गरीब मत मानना। ठीक है, अगर अपने आप को जिस दिन लग जाए कि हम गरीब हैं, तो जाना सड़क पे जिसकी जीवन व्यतीत होता है, जो मांग के खाता है, उनकी हालत देख लेना मेरे भाई। वो 10 दिन से नहाता नहीं है, उनके हाथ में इधर उधर ये पिल्लू वगैरह लगा रहता है, उनकी हालत से तो आपकी हालत अच्छी है ना। स्ट्रगल करो जिंदगी में और वो मुकाम हासिल करो। आपका नाम आपके पिता के नाम से आपको नहीं जाना जाए, आपके नाम से आपको पिता को जाना जाए, तब जाके हुआ वो होती है हासिल। ठीक है, तो वो काम करना मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई, ये लेक्चर देके मैंने 1 घंटे 30 मिनट कर दिया, कोनो दिक्कत नहीं, हमने आपको समझाने की कोशिश किया। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कर दो, और इसका व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे जुड़ेंगे उनको अभी PDF मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।